नमस्ते मेरे दोस्तों। ये 10th क्लास के सोशल साइंस का थर्ड मॉक टेस्ट है। पहले मैं 2 मॉक टेस्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उसे अगर चाहें तो एक बार जाके देख लीजिए। ये थर्ड वाला है। तो अगर आप 4 से 5 ऐसे कर लेते हैं, आई होप अब से 100-150 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। तो उसी के राउंड ऑफ में करके आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जाइए वीडियो एक बार देख लीजिए। और जो जो मैं वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे साथ बोलिए तो बोलिए, मैं लिखने को कहता हूँ तो लिखने, मुस्कुराने को कहता हूँ तो मुस्कुराइए। पक्का आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर, एक बारी शुरू करते हैं थर्ड वाले मॉक टेस्ट को। देखना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, थर्ड वाला मॉक टेस्ट है। हालांकि मॉक टेस्ट नंबर 4 है, बट हमारे अनुसार ये मॉक टेस्ट नंबर थर्ड है। एक चीज और मैं आपको बोल दूं, इसकी इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज आप वहां पे जाइए, इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसे भी अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं एमसीक्यू और मैप करवाऊंगा। मैप मैंने सारा मैप कवर करवा रखा है, एक वीडियो देख लेंगे, काम आपका हो जाएगा। वो भी बहुत अच्छे तरीके से, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आंखों आंखों में हो जाएंगे वो सवाल। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है सर, जरा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वाज द लीडर ऑफ फ्रोंजा इटालिया फाउंडेड इन 1993। ठीक है सरकार, ये देखिए कुछ, ये फ्रोंजा इटालिया फाउंडेड हुआ था, तो इसका लीडर कौन था 1993 में। जो फ्रोंजा इटालिया फाउंड हुआ था, उसका लीडर कौन था। ठीक है सरकार। तो अभी एक चीज आपको ध्यान में रखिए, ये कहता है इटालिया, तो इस मीन्स ये इटली से रिलेटेड है। तो नेल्सन मंडेला का तो कोई रोल नहीं है सर, ये नेल्सन मंडेला तो उसे बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, आपको पता होगा मार्टिन लूथर किंग का उधर का कोई रोल नहीं है। अब्राहम लिंकन सर अमेरिका से हैं, तो इनका भी कोई रोल नहीं है। तो बचा कौन, जो थर्ड बचेगा वही, जो फोर्थ बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज बर्लूस्कोनिन। ठीक है सर, देयर इज सम प्रोनाउंसिएशन इज देयर, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो यही ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, बर्लूस्कोनिन। यही इन्होंने ही फाउंड किया था क्या, फ्रोजा इटालिया करके, जो 1993 में फॉर्म हुआ था। ठीक है सर, आई होप येलो कलर दिख रहा है। ठीक है ना, तो यही फॉर्म हुआ था। तो आप बस ये याद रख लीजिए, ये भी कलर नहीं चलेगा, ब्लैक चलेगा। ठीक है, तो आप यही कलर याद, मतलब यही नेम इनका याद रख लीजिए। किसका, इटालिया। इटालिया खाना कौन खाता है सरकार, बर्लू खाते हैं। ठीक है, कोई बल्लू नाम का आदमी जो इटली खाना खाता है, बस याद रख लीजिए। ठीक है, इटालिया कौन खाता है, बर्लूस्कोनी। ठीक है, बर्लूस्कोनी। ठीक है, तो याद रखिए बर्लू कौन क्या खाता है, इटालिया। इटालिया पसंद है ना सर, इटली की तितली। खतरनाक क्या है ये। अगला सवाल, अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द डिवीजन ऑफ अ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज। आपको पता ना, हमारी जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले एक पावर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कौन सी आती है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर कौन सी आती है सरकार, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो सबसे पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, पंचायत लेवल पे जो बोलते हैं। ठीक है सर, बस तो अब आप देखिए, एक चीज और समझिए, ये समझ में आ गया। और हमारे पास, अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, वी हैव 2 लाइन्स, हमारे पास 2 लाइन होती है। अगर कोई भी लाइन ऐसे जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाती है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बाबूजी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर लेफ्ट टू राइट जाती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और अगर कोई भी लाइन अप टू डाउन जाती है, अगर कोई लाइन अप टू डाउन जाती है, वी विल कॉल इट वर्टिकल लाइन। एक बार बोल दो सर, कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन बोलते हैं जब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ कोई लाइन जाती है, वी विल कॉल इट वर्टिकल लाइन। तो अब देख लो, तो उसने यही कहा है, द डिवीजन ऑफ अ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे ही अप टू डाउन चल रही है लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। सबसे पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। बस, तो अप टू डाउन पावर का डिवीजन चल रहा था, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। तो देख लो, सेपरेशन ऑफ अ पावर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन,
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में तो सर लेफ्ट टू राइट लाइन होती है, वर्टिकल में ही तो होती है अप टू डाउन। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल पावर। ठीक है, वर्टिकल पावर ही होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर पंचायत पे लेवल पे काम होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल पावर डिवीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम मूवमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है सरकार, घटते क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम में आपको लिखना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सिर्फ एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, एक काम कीजिए, देखिए जरा, एक आपको काम करना है। काम क्या करना है? काम ये करना है कि मान लीजिए ये अरेंजमेंट आपको पेपर के दौरान नहीं आता, फिर मैं क्या करूं? आप एक तसल्ली कीजिए, एक काम करना है आपको, इन चारों में से सिर्फ एक लाइन को पकड़िए या एक इंसिडेंट को पकड़िए, या तो जो सबसे पहले हुए हो, या तो जो सबसे बाद हुए हो, या तो कोई पकड़िए जो बीच में हुआ हो। तो अगर पहले और बाद वाले को पकड़ेंगे तो माहौल सेट हो जाएगा सर। लेकिन मुझे इन चारों को जरा मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन सबसे बाद में या कौन सबसे पहले हुआ। पहला कहता है पूना पैक्ट बिटवीन गांधी अम्बेडकर। पूना में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। तो जब उसे कहते पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यही था कि गांधी जी, मतलब अम्बेडकर साहब थे, वो गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे और पूरा देश कहने लगा था ये कहीं निकल ना जाए, इसीलिए गांधी जी ने, मतलब अम्बेडकर जी ने उनकी बात मान ली। ठीक है सर, तो बस यही बात थी, आपको बस इसी तरीके से, एक तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, एक तो लाइन ये है। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज फाउंडेड। अगला है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जानते होंगे ना, आरएसएस वाले नहीं जानते सर? आरएसएस को, जो आरएसएस वाले को लोगों को आप जानते होंगे है ना, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोग होते हैं। ठीक है, यही है आरएसएस के लोग, जिसमें हमारे मोदी जी भी पहले आरएसएस से कनेक्टेड थे। ठीक है, तो सर ये आरएसएस वही स्वयंसेवक संघ होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ठीक है, अगला है भागवत सिंह किल्ड इन अ सीनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर इन लाहौर। एक इंसिडेंट है कि जो भागवत सिंह थे, हमारे जो भगत सिंह जी थे, उन्हें मार दिया गया था सीनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के द्वारा लाहौर में। और अगला है ऑल कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड, कि सारे कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। जरा समझिए इस बात को। इन चारों में से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज पता, देखो पूना पैक्ट, ये जो पूना और मतलब पूना पैक्ट में गांधी जी अम्बेडकर थे, इसका मतलब ये बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पुरानी है, इसका मतलब गांधी जी अम्बेडकर जी जिंदा थे तब की बात है। इधर आओ जरा, भगत सिंह भाई साहब, ये उससे भी पहले की पुरानी की बात हो सकती है, भगत सिंह भी थे तब तो, है ना। फिर अगला है कि सारे कांग्रेस मिनिस्टरों ने रिजाइन कर दिया था। अब रिजाइन क्या किया था ये भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज पता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक यही सबसे लास्ट में बना है। जो बीजेपी का, जो बीजेपी जिसे, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसको सपोर्ट करता है? बीजेपी को सपोर्ट करता है, यही सबसे लास्ट में बना, ये मुझे पता है, क्योंकि लास्ट में बना इसीलिए मुझे पता है। इसका मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा, जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाली लाइन है, यही सबसे लास्ट में आई है, यही सबसे लास्ट में आई है। ठीक है, तो अगर यही आरएसएस वाला जो है यही सबसे लास्ट में है, तो सेकंड पोर्शन मेरा सबसे लास्ट में जाना चाहिए। तो देखो सेकंड लास्ट में कौन है? सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट है तो हटा दो, यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट है ये भी हटा दो, और यहाँ पे देखो लास्ट में सेकंड है, ये होने के चांसेस है। ठीक है सरकार, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो लास्ट में यही हुआ होगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, तो अब ये देख लो सेकंड, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो रूल आउट हो गए हैं। अब देख लो जल्दी से, पहला या फोर्थ? पहला देख लो, पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर था, और ये फोर्थ है, ऑल कांग्रेस मिनिस्टर ने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। देखिए सरकार, कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन तब करेंगे, ये बात की बात है कि कांग्रेस बनी होगी, उसमें मिनिस्टर्स आए होंगे, तब उन्होंने रिजाइन किया होगा, ये बात की बात है। तो पहले की बात लग रही यही है कि पूना पैक्ट पहले गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको ढंग से याद नहीं है तो भी आप थोड़े हल्के से दिमाग लगा के भी यहाँ तक आ सकते हो, बस हल्की फुल्की नॉलेज से भी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है सरकार, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमेशा आप याद रख लीजिए बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से। आगे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अगला है
देखिए यहाँ पे कुछ एक इमेज दिखाई जा रही होगी और इसके बारे में पूछा है। उसने पूछा है स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका, आपको पता है ना इंडियन वर्कर इंडिया और साउथ अफ्रीका। एक बात बताओ, साउथ अफ्रीका से कौन आया था इंडिया में? गांधी जी आए थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया में आया था कौन था? गांधी जी आए थे। उन्होंने ही आके इतना बड़ा मूवमेंट शुरू किया था। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे ना, बस याद रखना, इतना काफी। कहता है इंडियन वर्कर इन साउथ अफ्रीका, इंडिया के जो वर्कर थे साउथ अफ्रीका में, थ्रो वॉल्स क्रस्ट ऑन द 6 नवंबर, ठीक है, वॉल्स क्रस्ट ऑन 6 नवंबर 1903, हु लीडिंग देम। अब देखो ना, एकदम सिंपल सी बात है, साउथ अफ्रीका में मार्च हो रहा, वो भी इंडियन वर्कर के लिए, कौन लीड करेगा? समझने वाली बात है। साउथ अफ्रीका में गया कौन था? गांधी जी गए थे। क्या पंडित जवाहरलाल है उनका साउथ अफ्रीका से? क्या सुभाष चंद्र बोस तो उधर रहे, बंगाल में रहेंगे, तो उनसे क्या लाला लाजपत राय पंजाब में रहे। और ये कौन होगा? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे ना, पढ़ने गए थे ना, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका में उनको लीड कौन करेगा? महात्मा गांधी जी करेंगे। बस इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? इमेज देख लीजिए, जनता जनार्दन चले जा रही डिग 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 करके। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, जरा इसको देख लीजिए। कहता है ब्लैंक लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। लोकल इंपॉर्टेंस में अभी मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया था लोकल इंपॉर्टेंस होती है जो छोटे लेवल पे बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बातें होती है उसे कौन देखता है। देखिए हमारे पास 3 लिस्ट होती है। एक है, देखिए एक तो यूनियन है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एक स्टेट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, एक कंकरेंट होती है, एक रेसिडुअल होती है। आप पहले समझ लीजिए, पहले समझिए। हमारे पास 3 लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वो नियम कानून, वो एरिया, वो सब्जेक्ट ऑफ एरिया जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ नियम कानून बना सकती है। जैसे आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी नियम कानून बनेगा ना तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो जिन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? यूनियन। इसका मतलब यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। अगला है स्टेट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? साफ समझ में आ गया ना, स्टेट लिस्ट में स्टेट सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट सरकार बनाएगी। ये चलो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कॉनकरेंट, को का मतलब इंग्लिश में को का मतलब होता है टू, को का मतलब होता है टू, ठीक है सरकार। को करंट इसका मतलब ये वो मुद्दे हैं, को करंट वो मुद्दे हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना सकते और स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती। कौन? को करंट लिस्ट में। तो को करंट लिस्ट में दोनों यूनियन भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना देगी, उसे को करंट लिस्ट बोलते हैं। और जो बची हुई चीजों में उसे रेसिड्यूरी बोलते हैं, ठीक है सरकार। तो आपको बस एक ही ध्यान में रखना, तो उसने बोला है सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। लोक देखो, अगर लोकल मतलब छोटे मुद्दे पे कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट नियम थोड़ी ना बनाएगी, इन्होंने तो बड़े बड़े काम करने हैं। लोकल मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती, लोकल मुद्दे पे कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट ही लोकल मुद्दे पे कानून बनाएगी, ठीक है सरकार। अगला सवाल एक बार इधर देख लीजिए, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्या कहता है? सर देखिए मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग जब भी आता है तो आप समझ लीजिए आपके लिए थोड़ा इजी है। मैच द फॉलोइंग में इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला कहता है अगर आपको ये चीजें नहीं भी आती हैं तो भी आप समझ सकते हैं। किस तरीके से समझेंगे? एक मैच द फॉलोइंग आ गया ना, बाकी अपने आप हो जाने हैं। देखो मैं कैसे करूंगा, एक बार देखना जरा, माहौल आज मैं सेट कर दूंगा आपके लिए। कहता है द लार्ज ऑकरेंस ऑफ अ मिनरल्स इन इग्निनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब पत्थर से रिलेटेड है, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, रॉक है, ठीक है। द स्मॉलर ऑकरेंस ऑफ मिनरल इन रॉक, मतलब सबसे छोटा ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स पत्थरों में क्या होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी होगी? मतलब इंडस्ट्रियल आयरन ओर, मतलब आयरन का ओर कौन सा होगा ये आपको बताना है। अगला है स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ हेमेटाइट ओर, उसने क्या पूछा? स्टेट मतलब राज्य, इन चारों में से राज्य कौन सा है? देखिए ये तो राज्य नहीं है, ये भी स्टेट नहीं है, ये भी स्टेट नहीं है, स्टेट है कौन सा? उड़ीसा। इसका मतलब डी का थर्ड ही जाएगा। डी का थर्ड देख ले, डी का थर्ड देखो, डी का फर्स्ट खल्लास, डी का थर्ड हो सकता है, डी का सेकंड ये भी खल्लास, डी का फोर्थ ये भी खल्लास, डी का थर्ड यही होगा। यही मेरा आंसर हुआ। मैंने सवाल पढ़ा क्या? मैंने देखा क्या कोई चीज? एक ढूंढ, माहौल सेट है, बोलो तारा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आंखों में चाहिए, जो भी चाहिए आंख में कर दो,
बात खत्म, टेंशन लेने की उतनी दरकार नहीं हो रही है, जो होना है आंखों में ही होगा, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा ये बाकी की चीजें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है हेमेटाइट। हेमेटाइट होता है जो एक ओर होता है ना, आयरन का ओर, मतलब जिससे लोहा बनता है उसका ओर होता है हेमेटाइट, ये आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ सकता है। तो हेमेटाइट इज द ओर ऑफ अ आयरन, ठीक है, और वो दोनों रॉक्स के टाइप्स होते हैं, वो दोनों रॉक्स के टाइप है, ठीक है सरकार, आपको ऐसे ही करना है, बाकी आप मैच कर लीजिए। फर्स्ट का फोर्थ है, देखिए इसका तो मेटाफॉर्मिक रॉक इग्नियस रॉक में फर्स्ट का फोर्थ है, और स्मॉल देखिए, और दूसरा है बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट ये रहा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ओकरेंस मतलब रॉक में सबसे कम मिनरल्स मिलता है, फर्स्ट वाला है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और आयरन, आपको पता है सबसे इंडस्ट्री जो आयरन के लिए, आयरन और जो होता है वो हेमेटाइट ही होता है, आयरन और के लिए हेमेटाइट ही होता है। और स्टेट पूछा है जहां पे हाई ग्रेड हेमेटाइट, याद रख ले, जहां पे सबसे अच्छा आयरन का, जहां पे सबसे अच्छा आयरन का और मिलता है वो कुछ और नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा है, ठीक है सरकार। उड़ा दूंगा सर, तभी तो बनोगे उड़ीसा, जब आप उड़ोगे तभी इंपॉर्टेंट बनोगे, इंपॉर्टेंट बनोगे तब आपके अंदर अच्छे ग्रेड आ जाएंगे, अच्छे ग्रेड आ जाएंगे तब लोहे की तरह आप क्या हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। तो हेमेटाइट, हेमा मालिनी कहाँ की है, उड़ीसा की है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, उड़ीसा की नहीं है, ठीक है सर। तो हेमेटाइट मतलब हेमा मालिनी कहाँ की है, उड़ती रहती है ना परी बन के, तो वो उड़ीसा की है, याद रखो। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन, सबसे अच्छा होता है वो कहाँ पे मिलता है, उड़िया में, उड़िया दादा। एक और फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, कमाल है देव बाबू, दा से दुनिया भी होती है, दा से दोस्त भी होता है, और दा से दर्द भी होता है, एक बार देख लीजिए। चलो तुम्हें ले चलता हूँ निगाहों से कहीं दूर, ठीक है सर, एक बार, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग आता नहीं तो अपन ने इसको छोटा कर दिया है, समझ गए सर। एक बार देखिए, एक बार आप देखेंगे समझेंगे। पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन, जहां पे सबसे तगड़ा मास प्रोडक्शन किया था वो कौन सा है, उन्होंने द इकोनॉमिक्स हु थॉट द इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929 प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक, मतलब कोई भी एक बंदा था, उस बंदे का नाम बताइए जिसने सोचा था इंडिया का जो गोल्ड है उसे एक्सपोर्ट कर दो बाहर, ताकि जो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गया, पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी को लेके, उसे रिकवरी हो जाएगी। अगला है डिस्कवरी अमेरिका, मतलब डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था। अगला फर्स्ट गवर्नर ऑफ आ बे, इट्स कोई बे है ये, कॉलोनी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की कॉलोनी का जो पहला गवर्नर था वो कौन सा था। तो इनमें से चारों में से सिर्फ मुझे एक ही चीज आता है जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था, अमेरिका डिस्कवर किया था कोलंबस ने, ये मैं बचपन से जानता हूँ। अमेरिका डिस्कवर किसने किया था, कोलंबस ने, अमेरिका डिस्कवर किसने किया था, कोलंबस ने किया था, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो सी का फोर्थ है, मतलब सी का फोर्थ जाएगा, सी का फोर्थ देख लो सर, सी का फोर्थ ये रहा, सी का फोर्थ ये रहा, सी का फर्स्ट ये रहा, और सी का थर्ड ये रहा, देख लो, सी का फर्स्ट हमसे ना हो पाएगा, सी का थर्ड हमसे ना हो पाएगा, सी का फोर्थ, एक तो ये, या तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा या फिर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ना, दो ऑप्शन तो आंखों आंखों में एलिमिनेट हो रहे हैं सर, एक बार देखेंगे मोहब्बत होगी आपको एक दिन जरूर, ठीक है। इधर देखिए, आपको फिर करना कुछ है नहीं, या तो सी का फोर्थ, इधर भी सी का फोर्थ। नाउ वी हैव टू सी सम अदर एस्पेक्ट्स को, कुछ और देखते हैं ना। एक और चीज याद रखिए, है ना, आपको याद क्या रखना है, एक पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन, आपने पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन में आपने देखा होगा सरकार कि पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन है और इकोनॉमिक डिस्कवरी ये हो गई थी, इंग्लैंड की हो गई थी। पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन में, अच्छा आप उसको जानते हो, फोर्ड नाम की कार जानते हो, फोर्ड नाम की कार भी चलती है। आपको ये भी पता होगा कि यही फोर्ड थे, उनका पूरा नाम था, फोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था हेनरी फोर्ड, उन्होंने पहली बार समस्त मानव समाज में गाड़ी का निर्माण किया था, हेनरी फोर्ड ही थे, उन्हीं के नाम पे वो गाड़ियों का कंपनी रखी गई है। तो उन्होंने पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था सरकार, ठीक है। तो पहले का सेकंड होना तय होगा, तो पहले का सेकंड होना, तो पहले का तो थर्ड है, ये नहीं होगा, पहले का सेकंड यही है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला है देख लेते हैं, उस वो किसने कहा था, किसने कहा था कि इंडिया का जो गोल्ड है उसे बाहर ले जाके भेज दो, द इकोनॉमिक्स हु थॉट द इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट बाहर ले जाके भेज दो, तो जो इकोनॉमी, जो पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन है इकोनॉमी में, वो ठीक हो जाएगा, वो किसने कहा था, द नेम ऑफ द पर्सन इज द जॉन कीन्स, ठीक है, मैनियार्ड कीन्स, जॉन मैनियार्ड कीन्स, ठीक है, कीन्स है सरकार, ये है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक अगर आप पकड़ेंगे
तो भी आप आधे से ज्यादा चीजों को निपटा देंगे। ठीक है सरकार, ये याद रखिए। समझ में आया ना ये वाला? तो आपको याद रख लीजिए कि कोलंबस ने ही अमेरिका का डिस्कवर किया था और हेनरी फोर्ड ने मास पायनियर प्रोडक्शन कर दिया था। ठीक है, और जिसने कहा था इंडिया का गोल्ड बाहर लेके जाओ, उससे जॉन कीन्स थे। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? नेक्स्ट है ये, अगर मैच द फॉलोइंग आता है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। अगला सवाल जल्दी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। हमेशा याद रखिए मोस्ट वैल्यूएबल। अगर जो भी चीज आपके लिए वैल्यूएबल होती है ना सरकार, उसे आप रिजर्व करके रखते हैं। अगर गोल्ड आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, उसे रखेंगे ना। डायमंड अगर आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, उसे आप रखेंगे ना रिजर्व करके। जो भी चीज आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल होती है, उसे आप रिजर्व करके रखते हैं, उसे फेंकते तो नहीं, उसे ओपन में तो नहीं रखते ना सर, उसे बेकार तो नहीं करते ना। जो आपके लिए वैल्यूएबल है रिजर्व करके रखते ताकि आपके काम आए। तो यही है, जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो कौन होगा? ओपन होगा क्या? ओपन तो नहीं हो सकता। जो वैल्यूएबल होगा उसे आप ओपन नहीं करेंगे। जो वैल्यूएबल उसे आप अनक्लास्ड भी नहीं करेंगे। जो वैल्यूएबल होगा उसे आप प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे। जो वैल्यूएबल होगा उसे रिजर्व करके रखेंगे, है ना। जो देखो, प्रोटेक्ट तो हम सब चीजों को करते, कोई किसी के ऊपर अगर अत्याचार करा तो भी लोग उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई गलत है। रिजर्व आप उसे करके जो आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए वैल्यूएबल वो दूसरे के लिए वैल्यूएबल ना हो, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड नहीं, रिजर्व करके रखते हैं जो वैल्यूएबल होता है। तो रिजर्व फॉरेस्ट विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। अगला सवाल ये रहा। ठीक है सरकार, अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट फॉर्म अ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जहां पे कोई चीज बनता नहीं, जो नेचर से रिलेटेड होती है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। देखो फिशिंग, हाँ डायरेक्ट आप फिशिंग करो, ये प्राइमरी सेक्टर है। और ये एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को लाते हो, दूध दो के बेचते हो, ये भी प्राइमरी है। बी कीपिंग, मधुमक्खियों को रखो, प्राइमरी है। लेकिन जहां पे कोई चीज बनती हो, जहां पे कोई चीज बनती है उसे कहते हैं सेकेंडरी। तो उसने कहा है शुगर मेकिंग शुगर, चीनी बनाना, शुगर केन से कुछ बन रहा है, शुगर केन से शुगर बन रही, कुछ बन रहा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी ऐसी है जो प्राइमरी नहीं है। दिस एक्टिविटी इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। बात समझ में आ गई सरकार? दिस एक्टिविटी इज नॉट प्राइमरी, क्योंकि शुगर से शुगर केन बन रहा है। ओ सॉरी, शुगर केन से शुगर बन रहा है। अगला सवाल ये रहा, जरा मैच द फॉलोइंग। आंखों में करके दिखाएंगे सर, एक बार आंखों में करके दिखाएंगे इसे। आंखों में कीजिए जरा। कहता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। याद रखिए, इंडिया अगर किसी चीज का शुगर लार्जेस्ट प्रोडक्शन है ना, वो है गन्ना। ठीक है, तो शुगर का जो इंडिया है ना, वो शुगर गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। ठीक है, पहला तो कोई और करता है, कोई अफ्रीका का है शायद कोई कंट्री, वो करता है, और दूसरा अपन लोग करते हैं। अपन लोग जैसे जनता में अपन लोग दूसरे नंबर पे, वैसे गन्ने में भी अपन लोग दूसरे नंबर पे है ना। कुछ दिनों में पहले नंबर पे आ जाएंगे हम लोग जनता में, पर सर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो शुगर केन का है। इंडिया सबसे शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। दूसरा है और कॉटन। अब देखिए, मतलब इसी एक से ही काम हो जाएगा, पहले का सेकंड जाएगा, पहले का सेकंड देखना, पहले का सेकंड, पहले का थर्ड, खल्लास, पहले का सेकंड ये हो सकता है, पहले का सेकंड ये हो सकता है, मतलब तीन में से एक तो खल्लास होगा, ये बचेगा। आगे आते हैं, एक चीज और याद है, कॉटन जो होता है ना, कॉटन हमेशा ब्लैक सॉइल में, और कल के सैंपल रोगर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को रोगर सॉइल भी बोलते हैं, और ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है। महाराष्ट्र साइड में मिलती है ब्लैक सॉइल, तो इसे ब्लैक सॉइल में कॉटन में, कॉटन किस में होता है सरकार? ब्लैक सॉइल में होता है। मतलब फोर्थ का थर्ड जाएगा, देख लो, डी का फर्स्ट है, खल्लास हुआ, डी का थर्ड यही है, तो यही विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पूरा तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, ना ही मैं पूरा पढ़ रहा हूं, देखना सुरेश, काम हो रहा है, ऐसे ही आपको स्मार्ट बना। दिस इज कॉल्ड द स्मार्टेस्ट वे, है ना। आप वहां पे ऐसे एक एक पढ़ के सोचेंगे नहीं, सोचना नहीं है रे राम। ठीक है, माहौल जचाना है, आंखों में करना है। एक बार करके जाइए, समझ में आएगा। आप मेरे करने के बाद अब मौके से अटेम्प्ट कीजिए ना, और अगर आपके पास नहीं मौके से कमेंट कीजिए, मैं आपको भेजूंगा। दर्द किस बात का है आपको? ठीक है, अगला नेक्स्ट है। ओह
दैट इज द पॉइंट। अगला आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसमें कहता है करेक्ट ऑप्शन को चुनिए, करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। देखिए सारे बैंकों का नियंत्रण करने का काम आरबीआई करती है, सारे बैंकों को नियंत्रण करने का काम आरबीआई। जैसे आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो देखती है कहीं स्टेट बैंक वाले कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक वालों सुन लो, तुम गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो, और दूसरे बैंक वाले भी सुन लो, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे तुम लोग। कौन देखता है? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। लेकिन फिर भी ये लोग गड़बड़ी तो कर ही देते हैं। सेट है बॉस, ठीक है ना। तो अब ये सारा काम धंधा है बैंकों का सुधारने का, बैंकों को चलाने का, बैंकों को देखने, बैंकों में घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। तो उससे देखते हैं क्या स्टेटमेंट इसमें से गलत है। पहली स्टेटमेंट, द आरबीआई मॉनिटर्स बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखती है कि बैंक कम से कम कुछ 15% कैश हमेशा अपने पास रखे, ताकि अगर कोई आता है अपना पैसा निकालने के लिए तो उसे दे पाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला, द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस ट्रेडर्स बट आल्सो द स्मॉल कल्टिवेटर्स। हाँ, आरबीआई ये भी चेक करती रहती है कि ये जो बैंक है, ऐसा नहीं है कि ये बैंक सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन दे, गरीब लोगों को लोन ही ना दे। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही काम है कि जो ये बैंक है वो दोनों को लोन दे, अमीरों को भी लोन दे और गरीबों को भी लोन दे। लेकिन ये बैंक वाले जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अमीरों को ज्यादातर लोन देते हैं। आपको तो पता है सरकार, गरीबों को कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो बस यही बात होती है। तो बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये धंधा है कि वो चेक करे कि ये गरीबों को भी लोन दे, ये नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर को ही दे दे। आप जानते हैं ना अमीर कौन, उन्हीं को लोन देते हैं सर, कमेंट कर सकते हैं, खतरनाक आदमी होते हैं अमीर लोग। अगला है, आरबीआई सुपरवाइज्ड द फंक्शनिंग ऑफ अ फॉर्मल सोर्स। हाँ, आरबीआई ये भी देखती है कि आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। ये भी देखती है कि जो सोर्स ऑफ लोन कहाँ से आ रहा है, किधर को जा रहा है, सारा चीजों का ये डेटा रखती है। कौन? आरबीआई, ये काम करती है। और अगला ऑप्शन से, अगला ऑप्शन कहता है द बैंक हैव सबमिट टू इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन अ इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए सरकार, बैंक कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आरबीआई को नहीं देता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इनकम टैक्स उन्होंने पे किया है, ये इंफॉर्मेशन बैंक वाले कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं देते हैं, ये याद रखना है। बाकी कितना पैसा रख रहा है, दोनों को, अमीर गरीब को लोन दो और किसको लोन दिया है, कितना लोन दिया है, इसकी इंफॉर्मेशन रखता है। बट जो बैंक है कितना इनकम टैक्स भर रहा है, वो कभी भी बैंक हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन अ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक वाले आरबीआई को नहीं देते हैं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा बी, ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा आपके लिए आंखों आंखों में, ठीक है सरकार। कहता है ब्रिटिश नेशन, आपको पता है ना, आप ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्ज थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट कल्चर। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट ब्लैंक कल्चर, लैटिन फ्रेंच। आप बताइए पूरे वर्ल्ड में किसका ज्यादा डोमिनेंस है, किस लैंग्वेज का ज्यादा डोमिनेंस है? ब्रिटिश नेशन अगर फॉर्म हो रहा है, अगर कोई ब्रिटिश नेशन अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें किस चीज का डोमिनेंस होगा? ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश का होगा। इसमें सोचने की क्या बात है? गुस्सा नहीं हूं, प्यार से बोल रहा हूं। देखना, फ्रेंच तो होगी नहीं, लैटिन भी नहीं होगी, वियतनामीज भी नहीं होगी, क्या होगा? ब्रिटिश नेशन। अंग्रेज लोग हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं, समझ गया ना। इसमें भी आधे बच्चे माहौल सेट कर देंगे एबीसी। अरे भाई सोचना नहीं है, जस्ट ओपन माइंडेड थिंकिंग रखेगा ना, सवाल में ही जवाब है। ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी ऑप्शन रहा। अगला सवाल ये रहा आंखों आंखों में। सर्चन एंड रीजनिंग के लिए भी रुक जाइए। अगला ये सवाल है, देखिए जरा। कहता है, एक बार समझेंगे तभी समझेंगे, नहीं समझेंगे तो देखेंगे। इधर देखिए, कहता है रीड द फॉलोइंग डेटा, फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ बैरन एंड अनकल्टरेबल लैंड हैज डिक्रीज। कहता है कितना परसेंट बैरन मतलब बंजर और अनकल्चरेबल मतलब जो इस पे फसल उसल नहीं उगाई जा सकती, वो लैंड हैज डिक्रीज। इस ईयर से लेके इस ईयर में कितनी लैंड का डिक्रीज हुआ है? तो अब देख लेते हैं। बैरन एंड अनकल्टरेबल है, देखिए ये तो करंट फ्लो है, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ये है ना बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। तो अनकल्चरेबल लैंड एंड बैरन लैंड ये रहा, तो ये कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है? 1960 में थी ये 18%, 18.11 और 2014-15 में हो गई है 5.5%।
तो कितना बचेगा इसमें से, तो कितना बचेगा इसमें से, ऑब्वियस सी बात है 1, ये 6, ये 12, बस ये रहा 12.16। सिर्फ माइनस ही करना था। देखो उसने पूछा था उसने पूछा था कितना डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कितना डिक्रीज हुआ, पहले 18 थी अभी 12 हो गई, डिक्रीज कितना परसेंट हुआ है, तो माइनस कर दो 12.61% हो जाएगा। सिंपल, क्या करना, दोनों को माइनस से तो करना है, मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, माइनस से किया है। ठीक है सर, माइनस नहीं समझ में आ रहा है क्या, सिंपल है यार, 18.11 को माइनस कर दो 5.5 से, तो ये 12.61 आंसर आ जाएगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिक्रीज पूछा ना तो माइनस से किया है, कैसे पता चला, उसने बोला था वेरी अनकल्चरेबल, वेरी अनकल्चरेबल एंड ये दे रखा, माइनस कर दिया, आ गया आंसर। अगला सवाल, ठीक है, इधर देखिए कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रीड द फॉलोइंग डेटा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने कहा एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल एंड पॉपुलेशन ऑफ अरे उत्तर प्रदेश वालों, उत्तर प्रदेश में ये देखना है कि भाई इसमें कितने लोग क्या है, एजुकेटेड है, मतलब एजुकेशनल अचीवमेंट उत्तर प्रदेश वालों ने कितनी पाई है, देख लेते हैं, आओ ना फिर। कहता है लिटरेसी रेट फॉर अ रूरल पॉपुलेशन, जो गांव वाले में रहते हैं, लिटरेसी का मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेल है 76% पढ़ी हैं और फीमेल है 54% पढ़ी हैं। तो कहता है लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, ये मतलब 10 से 14 साल के बच्चों का है, 90%, 87% लड़कियां पढ़ी हैं। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन 10 से 14 साल में जो स्कूल को अटेंड करते हैं, बताओ स्कूल जाते ही नहीं है यार ये बच्चे, 85% जा रहे हैं, इसका मतलब 15% नहीं जा रहे, इसमें 82% लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो कहता है व्हाट परसेंट ऑफ मेल आर मोर एजुकेटेड देन फीमेल, मतलब कितने मेल ज्यादा एजुकेटेड है, मोर बोला ना, ज्यादा एजुकेटेड है किससे, फीमेल से। तो यही है, अगर देखो ये तो बच्चे हैं भाई, 10 से 14 बच्चे होते हैं, इसका तो नहीं देखेंगे, ये भी बच्चे हैं स्कूल गोइंग, ये भी नहीं है, तो मेल फीमेल इसी के अंदर आएंगे, मेल फीमेल इसी के अंदर आएंगे। तो कितने मेल है, कितने मेल है, 76 मेल है, कितनी महिलाएं हैं, 54 महिलाएं हैं। तो कितने बोला, मोर, जब भी बोलते वो कितना ज्यादा है, मोर मतलब माइनस, 4 2 6, 22% ज्यादा पड़े हैं, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये भी कोई सवाल है। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब याद रखिए, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है जब जहां पे आप बहुत ज्यादा भाई साहब खाद पे खाद दिए जा रहे हो, केमिकल दिए जा रहे हो ताकि प्रोडक्शन हो, बढ़ जाए, वो से बोलते इंटेंसिव, मतलब हद से ज्यादा इंटेंस कर रखा है लैंड के ऊपर की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, उसे कहते हैं इंटेंस सब्सटेंशियल फार्मिंग। ये याद रखिए, जहां पे बायोकेमिकल बहुत ज्यादा होता है और इरिगेशन दबा के की जाती है। अगला है कॉमर्शियल फार्मिंग। मैंने आपको पहले कहा था कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब एक ऐसी फसल जिसे लगा दो फिर उसे निकाल के तुरंत बेच दो, दिस इज कॉल्ड कॉमर्शियल, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, मोटा धंधा, मोटा पैसा आना चाहिए बस, उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। तो जैसे इंटेंसिव फार्मिंग में हम बायोकेमिकल डालते हैं और इरिगेट करते हैं, तो ऐसे कमर्शियल फार्मिंग के लिए क्यों की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो याद रखो कमर्शियल फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचुरल इन्वायरमेंट। भाई साहब नेचुरल इन्वायरमेंट में डाल दिया ना तो कमर्शियल फार्मिंग तो रह ही नहीं जाएगी, नेचुरल इन्वायरमेंट तो आउट ऑफ कंट्रोल है। इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल, तो सर ये भी नहीं होगा, सोशल कल्चर की प्रैक्टिस, ये भी नहीं होगा, यही है हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। करेक्ट बात है सरकार, हम जब भी आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं ना तो हम हायर डोजेस देते हैं, किसका, मॉडर्न इनपुट का। मॉडर्न इनपुट मतलब नई खाद डाल दो, नए मिनरल्स उसके अंदर खाद में डाल दो, या नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके फसल लगाओ, नए सिंचाई के नए तरीके अपनाओ ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो सके। तो जो भी कमर्शियल फार्मिंग होती है ना, कमर्शियल फार्मिंग में हम लोग हमेशा मॉडर्न चीजों को यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो जो कमर्शियल फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है सरकार, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है, कि जो नए तरीके हैं, नए तरीकों से हम उसे उगाए जाए। जैसे ट्रैक्टर के अलावा आजकल और मशीन्स आ गई हैं, काम करती हैं। जो सिंचाई पहले नॉर्मल होती थी, अब सिंचाई के लिए स्प्रिंकल सिस्टम आ चुके हैं, अलग अलग सिस्टम से सिंचाई की जाती है। तो मॉडर्न तरीकों को अप्लाई करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में, और इंटेंसिव फार्मिंग में बहुत ज्यादा केमिकल डाला जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। अगला है, ठीक है, इधर देख लीजिए सरकार,
फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सर हमें एक ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, तो याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। देखिए सरकार यहाँ पे एक है बैंक्स है, रिच हाउस होल्ड है, देख रखा है कि जो बैंक है वो अमीर जो घर वाले हैं उनका है, ठीक है। अगला है कृषक कोऑपरेटिव। देखिए कृषक का मतलब होता है कृषि, तो वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से ही रिलेट करेगा, ठीक है। स्वप्ना, स्वप्ना कोई एक है जो मनी लेंडर है, जो पैसे देने का काम करता है। अरुण जो है वो लोन लेने का काम करता होगा। तो देखिए इन तीनों में से क्या, देखिए यहाँ पे भी पैसे की बात हो रही है, मनी लेंडर में भी पैसे की बात हो रही है, बैंक में पैसे की बात होती है, ठीक है सरकार। और एक यही है कृषक कोऑपरेटिव। कृषक कोऑपरेटिव में क्या हो सकता है सर, एग्रीकल्चर। तो यही एक चीज हो सकती है जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही डिफरेंट है, बाकी ये तीनों सेम है, क्योंकि इन तीनों में किसकी बात हो रही है सर, इन तीनों में किसकी बात हो रही है, लोन में पैसे की, मनी लेंडर में पैसे की, बैंक में पैसे की। तो कृषि कोऑपरेटिव में ही एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो इसीलिए बी विल बी द, ये वाला जो है ये अलग है, तो अलग की सेकंड है, सेकंड ये रहा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मिनरल इज बेस्ड इंडस्ट्रियल। देखिए कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे जिस इंडस्ट्री में मिनरल्स मिलते हैं। देखिए कॉफी में कोई मिनरल नहीं है, बाबूजी मत पिए, टी मत पीजिए, शुगर में कोई मिनरल्स नहीं है। पेट्रोकेमिकल होता है जो पहले बहुत साल पहले धरती में दब गए हैं, उनका ही टेम्परेचर प्रेशर के कारण अब वहां पे क्या पेट्रोल बन गया। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है सरकार, ये याद रखना, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए सरकार, ये कुछ पंचायत की बहन है, इस पंचायत को पढ़ना है और पंचायत को पढ़ने के बाद अपनी कहानी शुरू करनी है। पढ़ती है मेरे साथ, आप पढ़िए। पहला कहता है सपना a small farmer grow groundnut on her these acres of 3 acres of land। उसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड है। she takes a loan from the money lender, और उसने पैसा ले लिया किसी मनी लेंडर से to meet the expense of cultivation। क्यों पैसा ले लिया, ताकि जो खर्चे हो रहे हैं उसकी खेती में उसे वो पूरी तरीके से कर पाए। अगला कहता है होपिंग हर दैट हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रिपे द लोन। वो सोचती है कि मैं अभी मनी लेंडर से पैसे ले लेती हूँ, जब मेरी फसल हो जाएगी अच्छी तो मैं उसे बेच के पैसे जो आएंगे फिर मैं उसे, जिससे मैंने पैसे लिए उधार, उसको मैं चुकता कर दूंगी, ठीक है सरकार। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप हिट बाई पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। उसके बाद एक घटना होती है सरकार, जो उसकी फसल होती है वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि उस पे जो पेस्ट होते हैं, और पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो खा जाते हैं उसको, इसीलिए उसकी क्रॉप खराब हो जाती है। शी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड डेप्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू द लार्ज अमाउंट। उसके बाद क्या होता है, वो जो उसने लोन लिया था वो पे नहीं कर पाती है, और वो साल दर साल वो लोन बढ़ता ही रहता है। क्यों नहीं पे कर पाती, क्योंकि उसकी जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक अ फ्रेश लोन। उसके बाद में अगले साल उसने फिर दोबारा लोन ले लिया कल्टीवेशन, फॉर द कल्टीवेशन। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, ठीक है, बट अर्निंग इज नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। अब उसके बाद उसने जब दोबारा लोन लिया तो उस साल तो उसकी फसल हुई, पर इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाई कि वो पुराना भी लोन चुकतू कर पाए और इस साल का लोन भी चुकतू कर पाए, ठीक है सर। अब सी कॉट इन अ डेप्ट। उसके बाद वो किस में फंस जाएगी, डेप्ट में, क्योंकि उसने नया लोन तो अगर मान लो चुकतू कर दिया, जो उसने पहले वाला लोन लिया था जिसमें से उसकी क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो गई, वो वाला लोन वो चुकतू नहीं कर पाई है। सी हैज टू सेल द पार्ट ऑफ अ लैंड। तो अब जब लोन चुकतू नहीं कर पाएगी तो जो मनी लेंडर होगा उसके खेत का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा, ठीक है। सी हैज टू सेल द पार्ट ऑफ अ लैंड टू पे ऑफ द डेट। तो वो जो चुकता कर्ज लिया था उसको चुकाने के लिए उसने अपना कुछ खेत बेच दिया। व्हाट सिचुएशन स्वप्ना इज फेसिंग। हमेशा याद रखे, ऐसी सिचुएशन में हमेशा कि एक बार अगर कोई लोन लेता है, पे नहीं कर पाता है, फिर दोबारा ले लेता है, थोड़ा पे कर पाता है, पहले वाला लोन नहीं पे कर पाता और वो अपना कोई सामान बेच दे, ऐसे सिचुएशन को हमेशा बोलते हैं डेट ट्रैप। ऐसी सिचुएशन को बिना जाने समझे आप मार्क कीजिए डेट ट्रैप। ऐसी सिचुएशन को हमेशा बोलते हैं डेट ट्रैप। इसे बार्टर सिस्टम नहीं बोलते, इसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं बोलते, इसे सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस नहीं बोलते। हमेशा
पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, इतने सैंपल पेपर देखे हर में यही ऑप्शन होता है, डेट ट्रैप। याद रख ले, ठीक है सर, कि जब कोई आप लोन चुका ना पाए और अपना कोई सामान बेच दे लोन चुकाने के लिए, डेट ट्रैप।